तो अब समझ आ गया। अब करो ये अगला क्वेश्चन। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट रुक जाता है, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से रुकता है ये। आज मामला समझ आया। मुझे ही एग्जिट करा देता है ये, तो अपडेट करना पड़ेगा गूगल मीट को। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन करो, वो हो गया। अब ये वाला। कैसे करोगे? आंसर बहुत सिंपल है इसका तो यार। आ गया। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री। हाँ मतलब क्रिस सही फॉर्मूला लिख रहे हो, आंसर बताओ। हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर, द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी इज। ठीक है। अब देखो एक एक चीज को समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन है ना, इसमें दो तीन चीजें हैं। मास ऑफ वाटर कितना है? 0.1 किलोग्राम। T1 आपका 30 डिग्री सेल्सियस, T2 आपका दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। इग्नोरिंग द स्लाइट एक्सपेंशन ऑफ वाटर। स्लाइट एक्सपेंशन होगा भाई, वाटर हीट होगा तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करेगा। और अगर वाटर एक्सपेंड कर रहा होगा तो क्या हो सकता है? द वाटर कैन डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, है ना। वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो बाउंड्री वर्क हो सकता है। किसी कंटेनर पिस्टन सिलेंडर में अगर पानी को भरा हो तो पिस्टन थोड़ा मूव कर सकता है। तो वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट स्लाइट एक्सपेंशन। इसका मतलब वर्क डन बाय दिस वाटर expansion on the surrounding should be considered as zero. The change in its internal energy is, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है। स्पेसिफिक हीट है सी, ये दे रखी है आपको क्वेश्चन में। मास आपका 0.1 है, सी की वैल्यू 4184 है, और डेल्टा टी कितना है? 20। मल्टीप्लाई कर दो सब। सर क्या केल्विन आएगा? में नहीं करेंगे? 81, क्या आएगा? 8 8.4 के समथिंग आएगा ना, 4 से थोड़ा नीचे, तो 8.4 किलो जूल्स। 8.4 किलो जूल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैल्विन सर का कौन इसको पूछ रहा था? हाँ कैल्विन में कर लो। गलती हो गई मेरे से। आप कैल्विन में करके एक बार करते हैं, ठीक है। गलत हो गया है शायद ये, रुको। इसको हम कैल्विन में करते हैं, ठीक है बेटा। देखो T1 आएगा 30 प्लस कितना? 273.16। T2 आएगा 50 प्लस 273.16। कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ जोड़ के। 303.16। ये कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 323.1। 323.16। ठीक है, ये केल्विन हो गया बेटा। ठीक है। अब डेल्टा टी निकालना है हमें। ठीक है। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा टी निकालेंगे तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, कितनी वैल्यू आई? 20 पॉइंट तो पहले 20 क्या आ आ रही थी? सर तब भी 20। इतनी। अब बताओ क्यों हुआ ऐसा? सर चेंज करने में तो चेंज फर्क वही थोड़ी पड़ेगा। हाँ तो अर्चना ने 2 बार बोला तो मैंने मान लिया, चलो मेरे से गलती हो गई। तो अब क्या हुआ फिर?
मोए 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 मोए, ठीक है, ये हुआ। अब सुनो, टेम्परेचर स्केल जो आपके होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन के अंदर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाता है, और डिग्री सेल्सियस में गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा, आइस पॉइंट से। तो आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है, 273.16। ठीक है अर्चना? यस सर। तो डेल्टा टी निकाल रहे हो तो अरे पहले 273 जोड़ दिया दोनों में, फिर उसी को माइनस कर दिया, कोई बात हुई उसमें? तो डेल्टा टी में हमें केल्विन वेल्विन का चक्कर नहीं करना होता है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा करते, 20 आता, सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉट योर पॉइंट, राइट। ठीक है, चलो, मेरे साथ ही बहुत बार हो जाता है, मोए मोए मैं गलत पढ़ा देता हूँ, बच्चे सही करवाते हैं, इतनी बड़ी दिक्कत में फंसता हूँ मैं, यार अब इनको कैसे बताऊं मैं, गलती हो गई है, हो जाता है, सब लोग इंसान ही हैं, हम भी। ठीक है, इन ए गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, वर्क डन इज इक्वल टू 0 एंड हीट सप्लाइड इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो अब साइन कन्वेंशन को याद करो, हमने क्या बताया था कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। तो डी क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब हीट हैज टू बी रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में से, गैस में से, आइडियल गैस में से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, और वर्क डन 0 है। तो अब बताओ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता था बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू वाला टर्म तो बोल ही दिया है 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब डी यू की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी शुड बी लेस देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो फिर क्या बोल सकते हैं, फॉर एन आइडियल गैस, आपको बताया था आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बार बार आ रही है वही बात, रिपीट होते हैं। तो हम क्या ये बोल सकता हूँ कि फाइनल टेम्परेचर विल आल्सो बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। तो कौन सा आंसर सही है, टेम्परेचर विल डिक्रीज, डिक्रीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आसान है, करो। देखो ऐसे ऐसे गोलू गोलू क्वेश्चन आते हैं जेई में, कर लोगे यार तुम सब लोग, है ना, क्लास में करते जाओ, बस हो जाएगा। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए टू बी, बस वो गलती मत करके आना कि वो करवा दिया फिर भी दोबारा रिपीट गलत कर दिया ना, ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे हो जाएगा। करो इसको, 450 हुआ है, 51 तक का टाइम ले लो आप, 52 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। चलो गायब हो जाता हूँ अब आपके लिए। अरे आंसर करो बच्चों। Gas can be taken from A to B via two different processes, ACB and ADB. When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system. 30 joule of work is done by the system. If path ADB is used, work done by the system is 10 joules. The heat flow into the system in the path ADB is. ठीक है बेटा, तो A से B पे जा रहे हैं, मोटा मोटी बात है ये। और ए से बी पे जाने में क्या हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो दोनों ही प्रोसेसेस से सेम ही रहेगा, है ना, कोई सा भी यूज करो। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज तो आपको
ACB में जो वैल्यूज दे रखी है वहां से मिल जाएगा, है ना। 60 जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज बाय 60 माइनस 30, यानी कि 30 जूल से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर सेकंड प्रोसेस ADB को देखो, वहां पे दिया कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, तो हीट सप्लाइड कितना होगा जी, 10 जूल वर्क किया और 30 जूल बढ़ाना है एनर्जी को, तो कितना हीट देना पड़ेगा, 40। 40 जूल। समझ गए, समझ गए, समझ गए। कितने बच्चे सिंगिंग करते हो, कौन कौन है यहाँ सिंगर, कोई गाता है, कोई नहीं गाता, बोलो सर हम तो बजाते हैं गाते नहीं है। चलो ये क्वेश्चन करो, एन आइडियल गैस अंडरगोज एन एडियाबेटिक प्रोसेस ओबेइंग, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। 53 हुआ है, 55 पे समझाऊंगा, उसमें पिछले में तो कोई डाउट होगा नहीं, इजी था। ये इसको करो, बढ़िया सवाल है ये। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चलो सुनाएंगे आपको, पहले आप ही सवाल करो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एक दो बच्चों से गाने सुनेंगे आज, सब लोग रुकना है ना, देखते हैं छुपे हुए शायर निकलेंगे हम सब में से। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, कुछ लोग जो मिलके बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। चलो सवाल करो, पहले देखते हैं। An ideal gas undergoes an adiabatic process obeying the relation PV to the power 4/3 is equal to constant, ठीक है। तो adiabatic process की इक्वेशन क्या होती है, PV to the power gamma is equal to constant if its initial temperature is 300 Kelvin and then its pressure is increased into 4 times its initial value, ठीक है। तो P2 is 4 times of T1, ये दे दिया, और T1 दिया 300 Kelvin, देन द फाइनल टेम्परेचर आपको T2 बताना है बेटा, T2 बताना है। चलो करो सवाल, बहुत आसान सा ही है, फॉर्मूला आता होगा तो हो ही जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा, ठीक है। तो P2 बाई P1 के फॉर्म में लिखा होता है वैसे फॉर्मूला, तो उसको वो उल्टा कर लो आप, P2 बाई P1 इज इक्वल टू T1 बाई T2 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 होता है, लेकिन इसको उल्टा कर लोगे तो T2 और T1 के टर्म्स में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। गामा की वैल्यू 4/3 है, सीधा सीधा वैल्यू रखो, आंसर मिलेगा आपको। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं तुम्हारे, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और यहाँ पे गामा इज 4/3। तो अभी ये वैल्यूज डाल दो एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ T2। सारी वैल्यू दे रखे हैं क्वेश्चन में। पीयूष ने आंसर कर दिया है ना। तो ऑप्शन ए कितने बच्चों का आ गया है, उनका सबका आंसर सही है, ठीक है। अमर ने आंसर कर दिया, पीयूष ने सही आंसर दिया है, ठीक है। और दीपिका ने भी सही आंसर किया है। सब लोग करो बेटा, वैल्यूज डालो सिर्फ इसमें, T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा। ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो जो
थर्मो की सीट शेयर करी गई थी आपसे पहले ग्रुप्स में, वहां से याद रख सकते हैं चीजों को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या करेंगे आपको बेटा, क्वेश्चन में दिया है T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन एंड P2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P1। ठीक, और गामा की वैल्यू आपको बोली 4/3। तो मैं निकाल लूंगा T2 इज इक्वल टू T1 इंटू P1/P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब देखो इसमें वैल्यू रखता हूँ, T1 की वैल्यू 300 दे रखी है, P2/P1 जो है, या P1/P2 ही देखें तो P1/P2 इज 1/4, इसकी पावर 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 300√3, जो कि आपका ऑप्शन ए हो। ठीक है, चलो चलिए अगला सवाल करते हैं जी। ये कराया था मैंने पहले भी, और इसमें देखना फिर से गलती करोगे आप। करो, क्वेश्चन भी करो और गलती भी करो, फिर सही कराएंगे। पीयूष बोल रहे हैं एक बार शीट रीसेंड कर देना। अच्छा, कौन से ग्रुप में हो बेटा आप? चलो, क्वेश्चन को ना 2 बार पढ़ना है आपने को, ताकि समझ आ जाए कि पूछ कर रहा है। The flask is filled with 13 gram of an ideal gas at 27 degrees Celsius and its temperature is raised to 52 degrees Celsius. The mass of gas that has to be raised, the mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flask at 52 degrees Celsius, the pressure remains the same is। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 13 ग्राम गैस थी, ऐसे सोचो कि प्रेशर कुकर है, उसमें 13 ग्राम आइडियल गैस भरी पड़ी है। अब 27 डिग्री पे था, आपने हीट किया 52 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तो क्या होगा, प्रेशर कुकर मारेगा सीटी, और कुछ उसके अंदर जो मास था वो बाहर निकल जाएगा। मास बाहर निकलेगा, कब तक निकलेगा, तब तक कि अंदर का प्रेशर कम ना हो जाए। प्रेशर इनिशियल प्रेशर पे आना चाहिए, यहाँ पे इतना मास बाहर निकल जाए कि टेम्परेचर रह जाए 52 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हो जाए जो इनिशियल प्रेशर था उतना। तो मास कितना रिमेन, जो उसमें रिमेनिंग क्या बोलते हैं, मास ऑफ द गैस दैट हैज टू बी, कितना मास गैस का बाहर निकलना चाहिए, सीटी में से कितना मास बाहर निकल जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर, सही आंसर निकाल लिया है। ये वही बच्चे हैं जिनके आमतौर पे आंसर आ रहे हैं, बाकी सब लोग करो भाई, खाली मत बैठो, है ना, खाली बैठोगे तो नुकसान है तुम्हारा। हम्म, तो गिवन वैल्यूज लिख लो पहले, सबसे पहले तो लिखो गिवन वैल्यूज क्या है। मास ऑफ द गैस इज 13 ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। T2 आपका दिया है 52 डिग्री सेल्सियस, 52 में 273 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, ये 5 और 325 केल्विन। ठीक है, उसके बाद अब क्या और क्या क्या दे रखा है, ये दिया है कि इनिशियल प्रेशर ही फाइनल प्रेशर के बराबर होगा, P1 इज इक्वल टू P2। एक रिजिड फ्लास्क है, फ्लास्क है तो मतलब V1 जो है वो V2 के बराबर रहेगा, है ना, फ्लास्क है फिल्ड विद, तो ये भी बराबर है। अब आपको निकालना है कितना मास रिलीज करना पड़ेगा सिस्टम में से टू मेक इट एट द सेम प्रेशर। ठीक है बेटा, तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो ये इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करो इसके अंदर की आंसर कितना मास आपको बाहर रिलीज करना पड़ेगा।
अच्छा, लेकिन P1 V1 अपॉन T1 तो आप किसी क्लोज सिस्टम के लिए यूज कर सकते हो, बट ये तो सिस्टम क्लोज है नहीं, क्योंकि बाहर अगर रिलीज हो गया तो ओपन सिस्टम हो गया, तो ये यूज नहीं कर सकते बेटा, सॉरी। P1 V1 अपॉन T1 ये यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू M1R T1, P2 V2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू M2R T2। तो देखो यहाँ से मुझे पता है कि P1 P2 के बराबर है और V1 V2 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो इक्वेशंस थी ना, इनमें लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों की बराबर ही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ M1R T1 विल बी इक्वल टू M2R T2। R से R उड़ा देता हूँ, लिख सकता हूँ मास 1 इंटू T1 इज इक्वल टू मास 2 इंटू T2। तो ये यहाँ से M2 की वैल्यू आएगी, कैसे लिखोगे, M1 की वैल्यू कितनी है बेटा 13 इंटू T1 की वैल्यू 300 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू T2। T2 इज 325। तो यहाँ से वी विल बी सॉल्विंग फॉर M2। M2 के लिए सॉल्व करने पे क्या आ रहा है बेटा, M2 आएगा 12 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम गैस अंदर बचेगी, 12 ग्राम गैस अंदर बचेगी कंटेनर के अंदर, फ्लास्क के अंदर, तो कितनी बाहर निकाल दी जाएगी, 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझो, सॉल्यूशन को समझो, फिर डाउट आए तो पूछो, क्या 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 डाउट अगर अंदर इसमें बचता है समझने। देखो ये दो इक्वेशन यूज की ना हमने, आइडियल गैस इक्वेशन यूज की है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यहाँ पे यूज कर लिया, क्योंकि वैल्यूज जो गिवन है वो प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 और V1 V2 के बराबर है, और PV इज इक्वल टू MRT होता ही है आइडियल गैस के लिए, तो हमने इनको सॉल्व करके अल्टीमेटली निकाला है कि M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। लेकिन अब ये देखो लग किस किस के ऊपर रहा है, पहले मान लो उसमें 13 ग्राम गैस थी, तो 13 ग्राम ऑफ गैस वाज स्टेबल एट द गिवन प्रेशर एंड 300 केल्विन। अब आपने हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो उसका उस प्रेशर को वापस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मास बाहर निकाल दो, है ना, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन ज्यादा रहेगा बट नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने डेंसिटी कम कर दी या फिर कुछ मास बाहर निकाल दिया सिस्टम से। तो कितना मास बाहर निकाल दिया जाए ताकि ये सिस्टम प्रेशर पे, उसी प्रेशर पे रहे बट 325 डिग्री 325 टेम्परेचर पे रहे। तो देखो सेकंड स्टेबल केस निकाला जो M2T2 वाला है, कि M2 कितना रह जाए अंदर कि 325 केल्विन पे भी उतना ही प्रेशर जनरेट करे वो, तो M2T2, तो 12 ग्राम अंदर बचना चाहिए, और रिलीज कितना हो गया 13 माइनस 12, तो 1 ग्राम। समझ आया। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन सुनो फिर। चलो ये क्वेश्चन है, इजी है, पढ़ो और सीधा आंसर बताओ चैट बॉक्स में। करो बेटा करो, इसका आंसर दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है, सर मल्टीपल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, मान लो मैंने बोल दिया मल्टीपल करेक्ट है, तो फिर कौन कौन सा सही है, ऑप्शन बी क्यों नहीं सही है। चलो ऑप्शन ए तो सबने रट रखा होगा कि फ्री एक्सपेंशन है, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो, तो फ्री एक्सपेंशन है नो वर्क इज डन बाय एक्स, तो गैस भरी है, दैट गैस इज डूइंग जीरो वर्क, सही है, मान लिया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन बी गलत क्यों है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग व्हाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। कौन बताएगा बेटा। सर इंसुलेटेड सिस्टम में तो डेल्टा यू नेगेटिव होगी ना, तो मास फंक्शन ऑफ टाइम कैसे कैसे कैसे, देखो जो भी समझाया है उसी में से इसका आंसर निकलेगा। टेम्परेचर होता क्या है,
मुस्कान बताओ टेम्परेचर होता क्या है बेटा? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। भाई जितना तेजी से मॉलिक्यूल दौड़ेगा उतना हाई टेम्परेचर है, समझ गए? तो अब जब आप वैक्यूम के अगेंस्ट इसको एक्सपेंड कर रहे हो और ये क्लोज सिस्टम है, तो क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़े? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटे? ना बढ़े ना घटे। सब बच्चे देखो, सब बच्चों को बताओ भाई कि क्या इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़े? नहीं बढ़े। ना इसमें मॉलिक्यूल्स घटे, बिल्कुल नहीं घटे। और सिस्टम इंसुलेटेड है तो टोटल एनर्जी भी उतनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उतनी है। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो टेम्परेचर क्या होगा फिर? अरे बोलो। डिक्रीज टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी एक बात है। पहले टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फिर बढ़ जाएगा। जब एकदम से एक्सपेंशन होगा ना, तो क्या होगा कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो कुछ देर टेम्परेचर कम महसूस होगा, इवेंचुअली इट विल राइज बैक टू द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज। तो एक्स डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि नो वर्क इज डन बाय एक्स, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम इज जीरो। क्योंकि वैक्यूम के पास इधर से लगने वाला प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, ये प्रेशर जीरो है, एब्सोल्यूट प्रेशर। अब कोई प्रेशर नहीं तो कोई फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो वर्क डन नहीं। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑप्शन ए। खत्म बात, सबने ये करो। ए से बी पर जाने में टेम्परेचर के साथ क्या होगा? रट लेना, इसका आंसर जो बताऊंगा उसको रट लेना। सोच के बताओ ABCD में क्या होगा, एंड देन यू विल रिमेंबर द आंसर। अगर केवल ए से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की बात की जाए, केवल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी की, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है ना। टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर एट बी, बिकॉज आइडियल गैस है। ठीक है, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है आइडियल गैस, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ गैस दे रखा है ना। हाँ, बट फिर भी हम आइडियल गैस अज्यूम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इट इनिशियली इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, कब किसके लिए? स्पेशली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ऐसा बिहेवियर होगा। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर नीचे दे रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन खेलोगे इक्वेशन लगा के आइडियल गैस का, स्ट्रेट लाइन का ऊपर दे रखा है P-2P, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो आप इसको करके जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव आ रहा है 3/2 V0 तक, और फिर नेगेटिव आता है। तो इनिशियली इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज। तो सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना, जरूरत है नहीं देखने की। सीधी सीधी बात क्या है कि इसको रट लेना। सर ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है या सभी गैस? हाँ हाँ हाँ, रियल गैस के लिए उल्टा होगा, इनिशियली इट विल डिक्रीज देन इंक्रीज, अगर रियल गैस होगा तो। ठीक है, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन में यहाँ से देखोगे तो ऐसा हो रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है? 1 मोल द मैक्सिमम टेम्परेचर द प्रोसेस इक्वल टू, इसको ये सेम क्वेश्चन है,
इसको कर लेना, छोड़ो। ये केटीजी का सवाल लग रहा है ना। डेल्टा यू, डेल्टा ये तो हो गए, कंसेप्ट सारे हो गए। इसको ये क्वेश्चन पढ़ लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, फिर अगला कराएंगे। इसमें कंडक्शन वगैरह के लिए टाइम, ये क्वेश्चन पढ़ लो, अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो। डेल्टा यू के बारे में बात, जिसको थर्मोडायनेमिक्स आती है ना, जिनको आता है कंसेप्ट, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। और जिनको केवल उतना ही आता है जो अभी क्लास में हमने पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, मत करना। ये डेल्टा यू के बारे में है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार, इसमें मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। इसका ए और सी है क्या? An ideal gas expands from volume V1 to V2. This may be achieved by either of the three processes. ठीक है, तीन प्रोसेस दे दिए। Let delta U be the change in internal energy of the gas. Q be the quantity of heat supplied to the system. W be the work done. Identify which of the following statement is false for delta U. तो delta U is least under adiabatic process. Delta U is फॉल्स नहीं greatest. देखा था। हाँ, false. Which of the following is false, है ना? Delta U is greatest under adiabatic process. Delta U is greatest under the isobaric process. Delta U is हाँ, अच्छा, delta U in isothermal process lies between the values obtained under isobaric and adiabatic process। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम ना, पीवी डायग्राम बना लो आप। पीवी डायग्राम से आपको आइडिया लग जाएगा। पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक ले लो, ठीक है, फिर उसको अलग अलग प्रोसेस देखो। तो कौन कौन से हैं, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब V1 से V2, ये प्रोसेस 1 है, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। तो V2 की वर्टिकल लाइन होगी एक, और V1 तो यहाँ से स्टार्ट कर ही रहे हैं। फिर एक होगा एक्सपेंशन V2 तक आइसोथर्मल, और एक होगा एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है ग्राफ पे इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक कौन सा होगा बेटा, 1, 2 और 3 में से? फर्स्ट वन इज एडियाबैटिक, सेकेंड वन इज आइसोथर्मल, और थर्ड तो दिख ही रहा है, ये आपका आइसोबैरिक है। अब यहाँ से निकाल सकते हो, क्या पूछ रहा है, डेल्टा यू की वैल्यू लीस्ट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से देखो कौन से का टेम्परेचर आपको ज्यादा नजर आ रहा है एक्सपेंशन में, कौन से का टेम्परेचर ज्यादा नजर आ रहा है। देखो डेल्टा यू हो रहा है ना, तो डेल्टा यू हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन तो कर रहा है सिस्टम, वर्क वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन अ पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ ना। तो देखो किसमें सबसे मिनिमम हीट सप्लाइड आपको दे दी, हीट सप्लाइड इज क्यू, इट इज कांस्टेंट। और वर्क डन जिसमें मिनिमम है, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम इज मिनिमम, उसमें डेल्टा यू विल बी द मिनिमम चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जिसका वर्क डन ज्यादा, उसका डेल्टा यू सबसे ज्यादा। ठीक है, हिसाब से आप इसको कर लो। बाकी बड़ा बड़ा सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, ग्राफ से भी हो जाएगा इसको। इसको छोड़ दो, केटीजी का है, सॉल्यूशन तो मिटा दिया था मैंने। पीवी डायग्राम है, छोड़ो, ये करो।
देखा देखी मत करो यार, देखा देखी आंसर मत करो, सही से करो इस क्वेश्चन को। Two curves are given at temperature T1 and T2 in the isothermal process. Then तुम सभी काम है कि देखा देखी करते हो क्या? आंसर भी देखा देखी, क्लास में छोड़ के जाना तो भी देखा देखी, एक गया दूसरा गया तीसरा गया। क्या करने आते हो, पढ़ने या ऐसे ही टाइम पास करने? हम्म? करो। सी कितने बच्चों का आया? ऑप्शन नंबर सी। सी लक्ष्य ने सही किया है, मुस्कान, नेहा, अर्चना, अमर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करोगे कैसे वो देखो। एक तो ऐसे ये सर वो तुक्का मार पीवी दो कि इक्वल टू टी एनआरटी वन, लगा दिया, हाँ पीवी इज इक्वल टू वो एनआरटी जैसे लगा। कंपेयर कर दिया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी। बिल्कुल, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, अब देख लो कैसे करोगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहाँ पे एक इंटरसेप्ट ड्रॉ कर लो। टी आपका एक हो गया, उसी गिवन प्रेशर के ऊपर T2 पे वॉल्यूम ज्यादा है, मान लो ये P है और यहाँ V1 है और ये V2 है सेकंड ग्रुप पे। तो अब देख लो कौन से का एक गिवन प्रेशर के लिए वॉल्यूम किसका ज्यादा है भाई। P1 V1 की बात करें तो P1 की वैल्यू P है और V1 ये आपका है NR। NR तो कांस्टेंट है T1। दूसरा है P इंटू V2, NR इंटू T2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर ये तो P बराबर ही था। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसी का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। ऐसे कंपैरिजन से आप कर सकते हो। सर ठीक, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस लिखने का क्या मतलब था? आइसोथर्मल प्रोसेस लिखने का मतलब ये है कि जो T1 और T2 है ये आइसोथर्म्स है। ये 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 यहाँ पे जो प्रोसेस है ये एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, दिस इज आइसोथर्म। ये दूसरा आइसोथर्म है किसी दूसरे टेम्परेचर। ठीक है तो सर। राइट से थर्मल देख के ही तो लगा था मुझे। आइसोथर्मल क्या? इसमें लिखा आइसोथर्मल पढ़ के ही लगा था सर कि भी हो। नहीं, इसमें देखो एक ही गिवन गैस है, ठीक है बेटा। मान लो उसको 20 डिग्री पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस करा सकते हो, उसी को 40 डिग्री पे दूसरा प्रोसेस भी उसी गिवन गैस को कर सकते हो। तो ये सेम गैस के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेसेस कैरी आउट किए गए हैं, इसलिए सर इसमें इसलिए तो बोलेंगे दो प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस बोलिए। कहाँ लिखा है बताओ। सर T1 एंड T2 इन एन एन लिखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है एन। देखो एक प्रोसेस कैसे हो सकता है, एक प्रोसेस नहीं है ये दो अलग अलग प्रोसेस दिख रहे हैं ना आपको, ग्राफ पे दो प्रोसेस दिख रहे हैं। इधर तो साइकिल होगी, अगर आप बोलो ना तो साइक्लिक ऐसे हो क्लोज होता तो बोल देते कि आपस में कनेक्टेड है। इनका कोई मतलब ही नहीं है कनेक्टेड होने का, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस, पैरेलली हैं। अब ये एक्सपेंशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका डायरेक्शन इधर भी होता तो ये एक्सपेंशन बोल देते, ऊपर जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन बोल देते, है ना। मान लो कि ये वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसा भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। वी जस्ट नो कि दे आर टू आइसोथर्म्स, एक आइसोथर्मल प्रोसेस ये है, ये दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रैक्टिकली दिखाऊं कैसे होंगे ये अचीव ऐसे होगा बेटा। देखो एक गैस है हमारे पास जो कल वाली थी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर। अब इधर गैस भरी है तो मैंने हीट दी भाई नीचे से इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा सिस्टम किया कि इसके ऊपर ना 10 kg वेट रख दिया या 2 kg वेट रख दिया, 2 kg, ठीक है। अब जैसे जैसे हीट करोगे तो ये एक्सपेंड करेगी, है ना। और दूसरा केस क्या है, वही सिस्टम है, वही एग्जैक्ट सेम गैस है, सेम सिस्टम है और हीट देनी स्टार्ट करी। अब यार 2 kg की बजाय मैंने रख दिया 5 kg।
तो आपको क्या लगता है कौन से वाला ज्यादा हीट होने के बाद एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा? जिस पे ज्यादा वजन लगा हुआ है, 5 kg पे ज्यादा वजन लगा हुआ है, तो 5 kg जितना टेम्परेचर आएगा फिर ये एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये T2 वाला केस हो सकता है और ये T1 वाला केस हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप अभी होगा तो आइसोबैरिक एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर, बट इस तरीके से भी पिस्टन का मूवमेंट हो सकता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे जाए। सिर्फ प्रोसेस से तो एक हो पाता। चल अमन क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके पूछ लो बेटा, समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहे हो। सर आइसोथर्मल के आगे एन लिखा है और उसके बाद में सिर्फ प्रोसेस लिखा है, तो दो प्रोसेस कैसे पता चलेगा? Two curves are given at temperature T1 and T2 in an isothermal process. Two curves are given at temperature T1 and temperature T2 in an isothermal process. तो ये लिखने का, आइसोथर्मल लिखने का मतलब ये है कि T1 is an isothermal process, T2 is also an isothermal process. ये दो डिफरेंट आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं एक गिवन सिस्टम के लिए, कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे मान लो एक गैस को लिया, 2 किलो वजन रख के गर्म किया, 5 किलो रख के गर्म किया, है ना, ऐसा। थर्मो थोड़ी थोड़ी तो कंफ्यूजिंग है ही ठीक है, अब छोड़ दो इसको, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ग्राफ दिखे तो क्या करोगे, जो बाहर की तरफ है टेम्परेचर वो ज्यादा होगा और अंदर की तरफ है तो कम। स्क्रीन आ रही है अर्चना? शायद आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस। तो अरे कम शब्दों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ भी तो 3 प्रोसेस हैं, अब ये भी तो दिख रहे हैं ना आपको, 3 लाइनें मतलब 3 प्रोसेस। इसमें तो आप सर मान यहाँ लोगे आराम से आइसोथर्मल एडियाबैटिक। सर वहां पे इसमें तो क्वेश्चन में, दो इसमें तो क्वेश्चन आइसोथर्मल। में लिख दे कि प्रोसेसेस हैं। अरे इतना इंग्लिश सर इंग्लिश ग्रामर खेलो, के चक्कर में इतना इंग्लिश इंग्लिश खेलोगे तो खेल जाओगे, इतना नहीं सोचते। वहां दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही देखना है, ऐसे इंग्लिश पकड़ने नहीं है अपने को। क्या करना है, ये करना है सवाल, भावनाओं को समझो एग्जामिनर की। 3 curves are shown in the PV डायग्राम। ठीक है, तो कौन से वाला कौन सा अभी बताया था आपको? तो पी प्रोसेस पी इज आइसोबैरिक, प्रोसेस पी इज आइसोबैरिक एंड प्रोसेस आर इज आइसोकोरिक। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आइसोबैरिक, बीच में कुछ और फिर आइसोकोरिक। ठीक है, करो। तो ऑप्शन क्या आया सर ये फिर? आइसोमेट्रिक गलती से लिखा है। नहीं नहीं, आइसोमेट्रिक भी बताएंगे आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो पहला वाला तो समझ आता है, पी कौन सा है, आइसोमेट्रिक। आइसोबैरिक, और आर कौन सा है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक एक ही चीज होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोमेट्रिक भी बोल सकते हैं और आइसोकोरिक भी बोल सकते हैं। मेट्रिक मतलब क्या है, मेट्रिक वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसी का दूसरा नाम है आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक, आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम इज द सेम प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो देखो पहला आइसोबैरिक और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऑप्शन बी ही सही है, बीच वाला आइसोथर्मल है। ठीक है, अब पी क्यू आर तो दे दिया, एक प्रोसेस एस और दे देता मैं ऐसे, अगर एस तो फिर क्या होता, फिर क्यू है वो आइसोथर्मल हो जाता और एस जो है वो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक हो जाता, क्योंकि स्लोप ऑफ द एडियाबैटिक शुड बी मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये क्वेश्चन और कर लो, फिर है ना शिफ्ट कर जाएंगे अपन। फटाफट से थोड़ा कंडक्शन के बारे में पढ़ा दूंगा आपको। फेज चेंज वाले में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, सिर्फ ग्राफ, तो उसके बाद तो सारी चीजें एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी वही सर खेल कर। इसके बाद एसएचएम कराओगे ना? हाँ, इसके बाद एसएचएम, कल से एसएचएम। एसएचएम के क्वेश्चंस, खाली क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक दिन में कर लेंगे जितना हो जाएगा।
कल का एग्जाम सबको देना है, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पेपर नहीं दोगे, सिर्फ कथा सुन के जाओगे तो कोई फायदा होगा नहीं, गलतियां फिर आपके फाइनल एग्जाम में होगी, है ना। एक अटेम्प्ट तो गया, दूसरा और चला जाएगा, फिर क्या करोगे। फिर मैं यही बोलूंगा कि देखो यार, देश में सब लोग इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर मजदूर कौन बनेगा। हम्म? मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या बोले कोई। हम्म? ठीक है ना। तो जो हमने सपना देखा है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करने का हर संभव प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। हम्म। मम्मी पापा ने तो दे दिया फोन कि बेटा पढ़ेगा, बेटा पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहा है उस फोन में। हम्म। समझो इस बात को। लड़के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, यूट्यूब नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ? लड़कियां मिंत्रा, नायका, इन सब का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मतलब इंस्टाग्राम चेप रहे हो पूरे दिन, रीलें खत्म हो जा रही हैं, दो दो बार आ रही हैं रीलें, क्या फायदा है फिर इसका। हम्म? बेहतर है कि पढ़ लो। चलो करो। वाह, करो बेटा, इसका आंसर दो मुझे। When heat is supplied to the gas, it expands and displaces piston by L by 2, where natural length of spring are 1 meter. Spring constant is given, area of the piston is given, the pressure of the gas is in the final situation is। ठीक है बेटा, तो के स्टिफनेस कांस्टेंट का स्प्रिंग लगा हुआ है पैरेलल में, एक दूसरे से पैरेलल में लगा हुआ है, तो टोटल स्टिफनेस कितनी हो जाएगी। पैरेलल में जब स्प्रिंग होते हैं तो उनकी स्टिफनेस जुड़ जाती है डायरेक्टली, तो टोटल स्टिफनेस विल बी के प्लस के। और क्या, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज गिवन इज L by 2, तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का भी। तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू 2K इंटू L by 2, आपको मिल जाएगा F की वैल्यू। एंड प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। ये तीनों चारों चीजों को कंबाइन करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ऑप्शन क्या आएगा फिर, ऑप्शन नंबर बी। बी जितने बच्चों ने दिया उनका सबका सही आंसर है। किसने दिया था सबसे पहले इसका आंसर बी? किसी ने नहीं दिया। अमन, आपने आंसर किया था बेटा इसका? नहीं किया। करो यार ट्राई, छोड़ के मत जाओ यार, अभी तो थर्बो वो भी पढ़ना है। सर सिर्फ क्वेश्चन छोड़ा है, क्लास थोड़ी ना। अरे कुछ लोग क्लास भी छोड़ जा रहे हैं, इनको सिलेक्शन कैसे करवाए कोई, इनके लिए पर्ची गिर का है क्या हम एग्जाम में, है ना, नकल करवानी पड़ेगी क्या। कुछ बच्चों को सच में नकल की आदतें हो जाती हैं, इतनी बुरी आदत हो जाती है पढ़ पढ़ के, पढ़ना ही भूल जाते हैं। देखो भाई सुनो, ये एक स्प्रिंग ही है। अब मुझे बताना कि अगर मैं यहाँ से कंप्रेस करना चाहूँ कोई फोर्स लगा के, तो एक स्प्रिंग है तब कम फोर्स लगाना पड़ेगा कि दूसरा स्प्रिंग उसके पैरेलल में आ जाए तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जब एक रहेगी तो एक है लगाना तब, पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में आ गए तो उनका स्टिफनेस बढ़ जाएगा। एक का के था दूसरे का के था, तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा 2K, पैरेलल में जब रहेंगे।
तो सेम कंडीशन यहाँ है, देखो बेटा, ये बीच वाला जो पिस्टन है इसको अगर मैं लेफ्ट राइट मूव करना चाहूँ तो दोनों के दोनों जो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो रजिस्ट करेंगे इस मूवमेंट को, है ना। तो दोनों के एक स्प्रिंग, एक को हटा दो, एक स्प्रिंग, इस वाले स्प्रिंग को भूल जाओ, फिर मूव करके देखो, और फिर दूसरा भी लगा दो, फिर मूव करके देखो, तो दोनों लग रहे हैं, तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ये यहाँ पे गिवन स्प्रिंग्स हैं, दे आर इन पैरेलल। तो अगर टोटल स्टिफनेस निकालूं मैं इन दोनों स्प्रिंग्स की जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उनकी, तो व्हाट विल बी द टोटल स्टिफनेस, K प्लस K यानी कि 2K। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू स्टिफनेस इंटू एक्स होता है ना, स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पिस्टन का, L/2। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 2K इंटू L/2 यानी कि K इंटू L। और यही फोर्स कहाँ लग रहा होगा, यही फोर्स ये गैस लगा रही होगी इधर जो कंप्रेस कर। तो फोर्स क्या आएगा, एरिया इज द पिस्टन एरिया, ए इज द पिस्टन एरिया, और यहाँ पे प्रेशर P है, P प्रेशर ऑफ द गैस। तो दिस फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो इसका मतलब KL इज इक्वल टू P इंटू ए। अब देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको, L की वैल्यू 1 दे रखी है, K की वैल्यू 100 दे रखी है। तो इसको 1 लिख लो, L को इज इक्वल टू प्रेशर आपको निकालना है, और एरिया भी 1 दे रखा है। सर ये PYQ है क्या? ये वाला क्वेश्चन हाँ सर, ये जो अभी करा रही है वही। आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन P/Q ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो P इज इक्वल टू 100, और यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पास्कल 100। आपको टफ लगा ये वाला क्वेश्चन, नो सर। नाम बोल, टफ लग पहले गया। समझ में नहीं आता कि जो स्प्रिंग है पैरेलल में लगी है। अरे अभी उसमें समझ आएगा, कल SHM पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा स्टिफनेस क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इजी है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ थोड़ी है ये। यस सर। देखो अब कितने स्टेप लगे बेटा, ये तो आप समझाने के लिए किया, अगर क्वेश्चन कंसेप्ट आता तो सीधा आंसर पे भी टिक कर सकते थे। सर EQL कुछ इक्वल ऐसे टू, करके नहीं कर सकते थे कि वैक्यूम में वर्क डन 0 होगा तो फिर उस तरफ वाला वर्क डन निकालेंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। वर्क डन कैसे निकालोगे बेटा, कैसे बताओ, वर्क डन तो निकाल तो सकते हो, वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो बात सही है, एनर्जी हाफ KX² लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्क डन कैसे निकालोगे। पढ़ा था ना, वैक्यूम में 0 हो जाएगा तो फिर उसकी उस तरफ वाला का निकालेंगे ना सिर्फ। हाँ, तो जो जो वर्क डन बाय द गैस इन मूविंग द पिस्टन विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, करके देख लेते हैं, अभी रुको। वर्क डन क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पिस्टन का, L/2, तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू L/2, ये आपका आ गया वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन। दिस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, वो कितना होता है, हाफ KX², K कितना है यहाँ पे 2K, और X कितना है L/2 का स्क्वायर। अब इनको इक्वेट करके देखते हैं, L/2 से L/2 कट जाएगा, तो देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ से आएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो PA L/2 इज इक्वल टू 2K का K आ गया, L/4, तो ये आपका आ गया KL²/4, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो L से L उड़ा दो, और 2 से बाय, अच्छा हाँ, 2 उड़ा दो, क्या आएगा फिर, PA इज इक्वल टू KL/2 आ गया, है ना। कहाँ गड़बड़ होगी फिर, हाफ KX², ठीक है, और ये कितना है, फोर्स इंटू, ओ ओके, ये लीनियर फोर्स नहीं होगा ना बेटा, ये वाला फोर्स लीनियर नहीं होगा, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पावर 2 आ जाएगा, इसका L/2 की पावर 2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2, तो ये आपका L/2 की पावर 2, और एक एक 2 और आ जाएगा नीचे, तो इसको करोगे तो इक्वेशन यही आ जाएगी फिर कट पिट के, फाइनली यही वाली, KL इज इक्वल टू P हाफ KX, लेकिन वो टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि फिर ये कांस्टेंट फोर्स भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, स्प्रिंग फोर्स तो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो कांस्टेंट है X, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाओगे उतनी ही फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी।
तो वो टफ हो जाएगा, उस तरीके हो तो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लो सीधा सीधा। अब ये हो गया। अब आपको बताता हूँ फेज चेंज का एक बार डायग्राम समझ लो, बाकी फॉर्मूला वगैरह सब आपको आते हैं, ठीक है। तो फेज चेंज में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हीट सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हीट सप्लाइड और यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अब अच्छा, तो हीट सप्लाइड क्या कमेंट करे जा रहा है अमन, रुक जा भाई थोड़ी देर मेरे को कंफ्यूज मैं हो गया, मैं डाउट कहाँ से आ गया एकदम से, रुको, इस चीज के लिए समय निकाला जाएगा पर्याप्त, ठीक है। तो अब देखो ये कर किसके ले रहे हैं हम, ये जो हीट सप्लाइड वाला खेल कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे पास कोई गिवन सॉलिड चीज है, यानी आइस मान लो, ठीक है। अब इस आइस को हीट दे रहे हैं नीचे से, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा जब आइस के वो हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा, बर्फ पिघल मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। फिर वो मेल्टेड बर्फ को भी हीट दिए जाओगे तो क्या होगा, पानी बन जाएगी, पानी हीट होएगा। गर्म पानी को स्ट्रीम फिर हीट दिए जाओगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं इधर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, दैट वी कैन कंसिडर T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आइस से स्टार्ट किया, तो अब आइस को गर्म करना स्टार्ट करा आपने, तो क्या होगा बेटा, आइस को गर्म करना स्टार्ट करा तो आइस क्या करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हीट सप्लाइड आप कर रहे हो तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी, बट टेम्परेचर उसका सेम रहेगा, 0 डिग्री पर ही मेल्ट होगी। फिर एक पॉइंट आएगा आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ये पॉइंट नंबर, ये 0 बोल दिया, ये 1 बोल दिया। फिर 1 के बाद और हीट दे रहे हो तो वाटर हीट हो रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कंप्लीटली टोटली वाटर ही वाटर अवेलेबल है, ठीक है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो तो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। फिर पॉइंट आएगा, इसको 3 बोल देते हैं, जहाँ पे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फिर और हीट कर रहे हो और हीट कर रहे हो तो अब स्टीम हो रही है सुपर हीट, है ना। तो अब देखो इधर क्या है, टेम्परेचर रह रहा है कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर एट 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट 3, टेम्परेचर एट 0 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट 1, ठीक है। तो पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0 पे क्या था बेटा, जो ये पॉइंट नंबर 0 है उस पे क्या है, 0 का मतलब है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। पॉइंट नंबर 1 क्या है, वाटर वाटर एट, एट वाटर एट 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 2 क्या है, वाटर वाटर एट एट 100 100 डिग्री सेल्सियस। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, स्टीम एट 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 4 क्या है, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम। तो ऐसी स्टीम जो बॉइलिंग पॉइंट से भी आगे हीट कर दी गई। तो ये चारों पांचों पॉइंट है। और इनके इन बिटवीन क्या है बेटा, 0 से 1 के बीच में क्या है, आइस प्लस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इधर क्या है, यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मिक्सचर रहेगा, यानी 2 से जब स्टार्ट करोगे, 2 पे तो आपको पता है 2 पे तो प्योर वाटर है, जैसे हीट करोगे तो धीरे धीरे पानी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा स्टीम में, और 3 तक जाके वो स्टीम में टोटली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टोरी आप याद रखो। अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है, mc∆T, ये यूज करना है। अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर की स्पेसिफिक हीट, और अगर स्टीम ले रहे हो तो स्टीम की स्पेसिफिक हीट, और अगर आइस ले रहे हो तो आइस की स्पेसिफिक हीट। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये ग्राफ ध्यान रखना है। तो ये इसको बोलते हैं फेज चेंज, ठीक है। एक प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं।
तो प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन कहाँ हो रहा है बेटा? 2 3 2 to 3 क्या कौन सा प्रोसेस है? वेपोराइजेशन। और 0 to 1 में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रही है। भाई सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड टू व्हाट? लिक्विड। तो मेल्टिंग हो रहा है। तो ठीक है, 0 to 1 इज मेल्टिंग, 2 to 3 इज वेपोराइजेशन। तो इतनी बात समझ आती है? Yeah. ठीक है, तो अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, फिर छोड़ दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में। वो चीज है कौन सी चीज थी वो? दैट वाज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये वाले नोट्स तो नहीं है, तो अलग है, छोड़ो। हीट ट्रांसफर निकालते हैं। हम्म तो जो अभी आपको बताया वो इस नोट्स में दे रखा है। कैलोरीमेट्री स्पेसिफिक हीट के बारे में लिख रखा है। कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम भी याद होनी चाहिए वेपर की। तो वो वैल्यूज आप यहाँ से रट लेना, ठीक है। तो ये देखना, फिर उसके बाद हीट कैपेसिटी वगैरह ये सब है, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्सचर्स का फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम विल बी गिवन टू अनदर सिस्टम। तो ये दो क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं, ठीक है। एक तो ये कर लेना, या मैं करा दूं अभी ये क्वेश्चन, अगर आप लोग रुक रहे हो तो? रुक जाओ तो करा देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो इसको करेंगे। इससे पहले एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कर लेते हैं, फिर वो करा दूंगा, ठीक है। फेज चेंज मैंने आपको बता दिया। अब हीट ट्रांसफर के बारे में यहाँ से पढ़ो कि क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद कंडक्शन की इक्वेशन बता के एक क्वेश्चन कंडक्शन का करा देता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर दे, उनके सैलिएंट फीचर्स दे रखे हैं। तो एक बार यू कैन हैव अ रीडिंग ऑफ ऑल दीज 3, कुछ समझो तब तक मैं अभी देखा बेटा। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर दे रखे हैं। तो पहला वाला क्या है? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है? इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर। मान लो मेरे पास कोई गर्म चीज है, मानो इस बोतल में गर्म पानी है, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ को गर्मी फील होगी, तो यानी हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड डायरेक्टली बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट। तो ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर, हीट कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होगा? कन्वेक्शन में जैसे पतीले में पानी गर्म करते हो तो गैस तो केवल नीचे जलती है ना, लेकिन पानी पूरा गर्म हो जाता है। तो क्या होगा? जो गर्म पानी होगा वो ऊपर आएगा ऐसे सर्कुलेट होते हुए, देखो। जो गर्म पानी है वो गर्म होगा, ऊपर सर्कुलेट होके आ जाएगा, ठंडा पानी नीचे चला जाएगा, ऐसे गर्म होता चला जाएगा। तो दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में 3 चीजें लिखी है, दो चीजें लिखी है। इट रिक्वायर्स मीडियम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो पार्टिकल्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनका एक्चुअल मूवमेंट होगा तभी हीट ट्रांसफर हो पाएगा। तो दिस इज कन्वेक्शन। एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या है? डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सन और अर्थ के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बीच में तो फ्री स्पेस है, वी डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो अब ये 3 मोड है, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कंडक्शन, ठीक है। तो एक बार कंडक्शन को देखते हैं कि कंडक्शन के बारे में एक इक्वेशन है, उसको याद करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो हॉट ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है और कोल्ड ऑब्जेक्ट है राइट साइड में। तो T1 इज हायर देन T2, T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली हीट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड में हीट फ्लो करेगी। तो इस हीट फ्लो को क्या करा मैंने, आई हैव प्रोवाइड इंसुलेशन, ये वाला पार्ट जो है ये इंसुलेशन है, यानी इसके अक्रॉस कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी। द ओनली पॉसिबल वे फॉर दिस हीट टू फ्लो इज थ्रू ये बीच वाला पार्ट, अंदर से यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशंस होती है तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में, दूसरे डायमेंशन में ब्लॉक कर दिया, थर्ड में ब्लॉक कर दिया, तो वन डायमेंशन हीट कंडक्शन हो रहा है। तो वन डायमेंशन हीट कंडक्शन की इक्वेशन कहाँ लिखी है, नीचे। हीट का मतलब होता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, तो dq by dt इज हीट, तो दिस इज हीट इज इक्वल टू dq by dt। और इसका वन डायमेंशन में बात करें यानी केवल x में, देखो दिख रहा है ना बेटा, x x है खाली, ना y का जिक्र है ना z का, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हीट के फ्लो को, y में भी नहीं जा सकता और z में भी, तो उस केस के लिए हीट कंडक्शन इक्वेशन है h इक्वल्स टू माइनस k dt by dx। तो इस इक्वेशन को लिख लो, dq by dt is equal to minus ka dt by dx। तो दिस इज हीट कंडक्शन इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, ठीक है। तो अब थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड, तो R इज इक्वल टू L बाई के, L इज द लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है, एंड K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी चीजें आप देखो तो इनके बेसिस पे बोल सकते हैं कि हीट कंडक्शन इक्वेशन ये है। यहाँ पे dq बाई dx जो है इसको बोलते हैं, dt बाई dx है, इसको बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट। और ये थर्मल ग्रेडियंट का मतलब है x के साथ टेम्परेचर किस हिसाब से वेरी कर रहा है, तो लीनियरली वेरी करता है। वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन में इट इज लीनियर वेरिएशन, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, तो दैट इज वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। जब पैरेलल में होंगी, जैसे एक स्लैब जो था, स्लैब बोल लो इसको ना, ये बीच वाला पार्ट इसको स्लैब बोल लिया जहां से हीट कंडक्शन जा रही, तो ये स्लैब, एक स्लैब दूसरी स्लैब के साथ पैरेलल में होगी या फिर सीरीज में होगी, तो हीट कंडक्शन कैसे डिपेंड करेगा, व्हेन दे आर इन, एक के बाद दूसरी है तो दे आर इन सीरीज, तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो जब ऐसा होगा सीरीज के लिए, तो यू जस्ट सिंपली ऐड द रेजिस्टेंसेस, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रोड, R2 is the resistance of second road, इन दोनों का रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड कर दो when they are in series। और अगर ये पैरेलल में होंगी, तो पैरेलल में हो तो आप पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। सर ये स्लैब वही है ना जो इंसुलेटेड है? हाँ इंसुलेटेड, उसी जैसी दो स्लैब, जैसे इंसुलेटेड स्लैब 1 स्लैब 2, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में बेटा जो पैरेलल कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगता है वो लगा दो, रेजिस्टेंस वाला, सॉरी कैपेसिटर का नहीं, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला इनमें लगता है। और सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह ही इसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखो आपको दिखाते हैं, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, V अपॉन dq by dt, है ना, V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। तो यहाँ पे थर्मल करंट क्या होता है, Q बाय T, हीट फ्लो रेट पर यूनिट टाइम, और यही किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी बाय आर के। डेल्टा टी यहाँ पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज्यादा हीट का फ्लो रेट, वहां भी क्या था, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा करंट, और आर इज द थर्मल रेजिस्टेंस, तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर। तो सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट लग रहे हैं, सेम वही पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो हीट कंडक्शन इक्वेशन आपको पता है कि माइनस के डी टी बाई डी एक्स होती है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रखा है, जो जो चीजें फाइंड आउट करनी है वो करना है। इसको फाइंड आउट कर लो, कंडक्शन हो जाएगा, कंडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो वो भी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि वो बीच में क्वेश्चन रह गया था ना, वो करेंगे। अमन ये क्वेश्चन करना है बेटा, कोई बात नहीं, क्लास का डिस्कनेक्ट हुई थी, कंडक्शन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये कर लो।
कल एग्जाम सबने देना है, ठीक है। जिसने पेपर नहीं दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। देखो 28 29 30 32 तक बच्चे आते हैं और अभी 18 हो गए हैं, तो मुंह दिखाने आते हैं खाली कि हाँ सर हम भी जिंदा हैं। हम्म। फिर एग्जाम में धुआं देखोगे, है ना। करो इस क्वेश्चन को, टाइम लो पूरा। 55 पे मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, एटलीस्ट 55 पे। समझो एंड गिव मी द आंसर्स। सर एक बार फॉर्मूले दिखाना शीट ऊपर करके। क्वेश्चन समझ आ गया? टेम्परेचर निकालना है T3 T4। यस यस यस। और लीनियर वेरिएशन होगा। कंडक्शन इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, dt बाई डी एक्स, यानी कि x के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर होगा, है ना। ये ध्यान रखो। लो देखो इसको, क्वेश्चन को, बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। हाँ, मतलब सर इतने के 3 टेम्परेचर दिए तो वो वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, यही नहीं समझ आ रहा। 2 बार लगा लो, 2 इक्वेशन 2 अननोन आ जाएंगे। देखो बेटा सर टी, मतलब पहले वुड का निकाल ले क्या? हाँ और क्या, पहले T4 निकाल लो, T2 तो पता ही है, T4 निकाल लो सीधा सीधा। फिर T4 और T2 के बीच का टेम्परेचर होगा T3, इंटरमीडिएट टेम्परेचर, क्योंकि दोनों का थिकनेस सेम है और मटेरियल भी सेम है।
देखो क्वेश्चन को देखते हैं। द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आउटर वॉल ऑफ अ हाउस बिल्ड इन ए हिल रिजॉर्ट टू कीप द हाउस इंसुलेटेड फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द, कोई दिक्कत नहीं है। द वॉल कंसिस्ट ऑफ टीक वुड ऑफ थिकनेस L1, टीक वुड ऑफ थिकनेस L1, ठीक है। तो ये जो T1 से T2 के बीच में ये टीक वुड है, लकड़ी की दीवार है L1 थिकनेस की। ब्रिक ऑफ थिकनेस L2, L2 ये ब्रिक वॉल है L2 और इसकी थिकनेस है 5 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है बेटा। और यहाँ पे दे दिया थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टीक वुड इज K1 एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक इज 5 टाइम्स ऑफ K1, समझ गए। हीट कंडक्शन थ्रू द वॉल हैज रीच्ड अ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि अब टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहे टाइम के साथ, समझ गए। और आगे temperature of the three surfaces T1, T2 and T5 are given. Find the interface temperature T4 and T3. तो T4 और T3 का टेम्परेचर आपको निकालना है। T1, T2 दे रखा है और T5 भी दे रखा है, ठीक है बेटा। तो पहले क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड आउट थर्मल कंडक्टिविटी K1, पहले K1 निकाल लो, ठीक है। या फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो निकाल रखा है मैंने, देखो टीक वुड और ब्रिक वॉल का रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने। डेल्टा टी अक्रॉस टीक वुड इज 25 माइनस 20, तो 5 डिग्री सेल्सियस। और रेजिस्टेंस आपका है L बाय के ए होता है, तो L लेंथ है L1, थर्मल कंडक्टिविटी इज K1 एंड A इज द एरिया, एरिया A अज्यूम कर लो, थ्रू आउट द एरिया इज सेम। तो सिमिलरली फिर ब्रिक वॉल के लिए देखो, तो दैट इज डेल्टा टी क्या होगा, T4 प्लस 20, T4 में 20 ऐड कर दो यानी T4 माइनस माइनस 20, तो T4 प्लस 20 यानी कि दिस इज डेल्टा टी। एंड रेजिस्टेंस क्या आएगा, 5 टाइम्स ऑफ L1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ K1 इंटू ए, ये दोनों के रेजिस्टेंस आ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्मल करंट है ना, थर्मल टेम्प जो करंट है, थर्मल एनर्जी का करंट यानी कि हीट फ्लो रेट, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर। तो डेल्टा टी बाय आर आप लिख सकते हो, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है भाई, जितनी एनर्जी इधर टीक वुड से एंटर करेगी उतनी ही ब्रिक वॉल से एग्जिट करेगी। तो इसका मतलब हीट का फ्लो है वो थ्रू आउट सेम है। तो यू कैन यूज I इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर, डेल्टा टी बाय आर वैल्यू दोनों साइड बराबर करो तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट T4। सबसे पहले T4 निकल आएगा जो कि -15 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर T4 निकल आता है -15 डिग्री सेल्सियस और T2 आपको पता है 20 डिग्री सेल्सियस है, इसके इन बिटवीन जो मटेरियल दिया है क्वेश्चन में सेम मटेरियल है दोनों जगह, T2 से T3 के बीच का भी और T3 से T4 के बीच का भी, और उनकी थिकनेस भी बराबर है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो T3 विल बी नथिंग बट मीन ऑफ T2 एंड T4। तो T2 20 है और T4 -15 है, दोनों को ऐड कर दो तो 5 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 2.5 डिग्री सेल्सियस विल बी द आंसर फॉर T3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है, डाउट आए तो पूछो, नहीं तो समझो इसको फिर सर ये पूछ लो। I इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर, इसको कैसे लगाया ये नहीं समझ आया। आई बेटा करंट है, कितना हीट करंट ना, कि एक गिवन टाइम में कितनी हीट फ्लो कर रही है, और जो हीट है वो तो सेम ही है भाई, जितना वुड में से एंटर करेगी उतना ही तो फ्लो करेगी अंदर अंदर, समझ रहे हो। उस फॉर्मूले से लगा के उसके नीचे वाला कैसे किया, ये 5 बाय अपॉन I is constant, I is constant, I is constant for wood and for brick wall। तो ये 5 वाला क्या है, 5 इज इधर डेल्टा टी इज 5, तो डेल्टा टी बाय आर पहले टीक वुड के लिए, तो देखो 5 बाय L1 K1 A, और इधर T4 प्लस सर अब आ 20 गया। आ गया ना, तो इससे फिर T4 आ जाएगा। तो ये आप कर लेना, और अब क्लास खत्म कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आप कर लेना। एक क्वेश्चन ये होगा, पैरेलल सीरीज के क्वेश्चन सर आप भेज देना PDF हम कर लोगे वो बाय सर, थैंक यू सर। और एक डाउट था किसको, अमन को है ना, अमन को तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा चेंज नहीं होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही ये है कि यू नीड टू स्पेसिफाई दिस मैनी वेरिएबल्स टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ गैस। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होते हैं, तो मोनोएटॉमिक का होता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें ये कोई दिक्कत नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कम करो, तो दैट डज नॉट मेक एनी
डिफरेंस। ठीक है, चलो।